ये प्रिजन ही था। तो ये फ्रीडम राइड है जेन्युइनली, जब आप इससे निकल के अपनी नई जर्नी शुरू करते हैं। ध्यान रखिए कि अगर आप फुली ग्रोन एडल्ट हैं और आपके नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स रह चुके हैं या अभी भी जिनसे आप डील करते हैं, तो आप पे ही नहीं बल्कि आपके स्पाउस पे और आपके बच्चों पे भी उस बिहेवियर का असर होगा। उनकी लाइफ में भी आप ओपनिंग दे रहे हैं। तो आप अपनी जो हीलिंग है, अपनी बाउंड्रीज़ है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी जो है, ठीक डील करने के जो तरीके हैं, वो सिर्फ अपने को ओन नहीं करते, अपने लिए नहीं, बल्कि वो आपकी खुद के अब जो करीबी हैं, इंक्लूडिंग स्पेशली आपके अपने बच्चे, उनके लिए भी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये बातें ठीक से समझिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप आगे उन बच्चों के लिए हेल्दी लेगेसी पास कर सकें। कि ये इंश्योर करके कि आपका बिहेवियर जो है आपके नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक पेरेंट को मिरर नहीं कर रहा है और आपके बच्चों को वो पेरेंट नहीं मिल रहा है जो आपको पेरेंट मिला था। ये इतना आसान या सिंप्लीफाइड टॉपिक नहीं है। जैसे कि ज़िंदगी में शायद कोई भी टॉपिक नहीं होता जो ह्यूमन नेचर से डील करता है कि उसमें आपको सिर्फ पॉइंट्स बता दिए जाएं और आप पॉइंट्स रट लें और काम हो जाए। ह्यूमन नेचर इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, हमारे शेड्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, बिहेवियर के ट्रेट्स कि उसको समझना और अपने आप को थोड़ा सा भी चेंज कर पाना एक बहुत ही जो है मल्टी लेयर्ड प्रोसेस होता है और तह की समझ की ज़रूरी होती है। क्योंकि ये सुपरफिशियल बातें नहीं है, तो मुझे लगता है कि कभी कभी बहुत डीप से समझाना ज़रूरी है। मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप ये वीडियो देखने से पहले, अगर ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है, आराम से पूरा टाइम लेकर फिर बैठें। हो सकता है आपका मन है तो चाय या कॉफ़ी का कप साथ में लेके रिलैक्स होके बैठें, भाग दौड़ के मूड में नहीं बैठें, क्योंकि ये शायद ऐसा वीडियो है जो आप में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने की शायद पावर रखता है। क्योंकि इसमें मैं बात करूँगी कि एक इंसान, चाहे वो टीनेजर हो या बड़ा बच्चा हो या फिर एडल्ट, फुली ग्रोन एडल्ट हो जिसके नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं, वो कैसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट और उसके साइड इफ़ेक्ट से डील कर सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है और हील कर सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ह्यूज न्यू वेलकम टू यू। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, इसमें कुछ भी वैल्यू या इंसाइटफुल मिले, तो आप ज़रूर कंसिडर करेंगे गिविंग इट अ लाइक, सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड शेयरिंग द कंटेंट अहेड, एंड स्पेशली दिस कंटेंट, ये आज का वीडियो, क्योंकि ये जितने भी मैंने वीडियोस अब तक बनाए हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे है जिसके बारे में मुझे बहुत बार पूछा भी जाता है, और वो है how to deal with and how to heal from narcissistic parents। और चाहे एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट हो, मदर या फादर, या फिर दोनों पेरेंट्स जो हैं वो अलग अलग डिग्रीज में नार्सिसिस्टिक हों, ट्रॉमा जो है बच्चे के ऊपर बहुत पड़ता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। एंड ये आपको एक नॉर्मल चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस से, जो आपका हक है, उससे आपको वंचित कर देता है, रॉब कर देता है। तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के ट्रेट्स क्या होते हैं उसकी मैं बात नहीं करने वाली हूँ इसमें अलग से, क्योंकि उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप में से बहुत लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी देखा होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, और अगर नहीं देखा और आप देखने के इच्छुक हैं तो प्लीज़ उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर वो वीडियो इस वीडियो के पहले या इसके बाद देख सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट होगा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड स्टॉपिंग ऑफ डिनायल। यानी कि खुद से ही जो झुटलाना होता है, इनकार करना होता है, उसको अंत करना और एक्सेप्टेंस लाना। तो सबसे पहले जब मैं एक्सेप्टेंस की बात करूंगी, मैं एक कल्चरल एस्पेक्ट की बात करूंगी, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट को लेके कि कल्चरली, सोसाइटली जैसे हमारी कॉन्शियसनेस है, तो हमें पेरेंट्स को बहुत एक वैल्यूबल स्टैंड देना सिखाया जाता है, एक बहुत वैल्यू का दर्जा, बहुत रिस्पेक्ट का दर्जा देना सिखाया। और मैं सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रही हूँ या साउथ ईस्ट एशियंस की बात नहीं कर रही हूँ, इवन जहाँ मैं रहती हूँ वेस्ट में, यहाँ पर भी जो है यही सिखाया जाता है, अलग तरीके से, उनके प्रोसेसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कोर यहाँ भी यही होती है कि पेरेंट्स हैं तो उनको हमें प्यार देना है, उन्हें हमें इस नज़र से देखना है, उन्हें हमें रिस्पेक्ट देनी है, उन्हें हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। तो ये सब अक्रॉस द वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज, लेकिन सभी के कल्चर्स का, सभी सोसाइटीज़ का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट
पहलू है, इसी पहलू में से निकलता है जो वो वाली बात निकलती है जो हमारे को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स पे डील करने में, वो है एक्सेप्टेंस। अब अगर एक इंसान के नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं, वो नॉर्मल पेरेंट्स की तरह नहीं है, ये बच्चा कभी ना कभी समझने लगता है, भांपने लगता है, सेंसिटिव हो जाता है, वो बहुत ट्रॉमा से चाइल्डहुड निकालता है, बहुत सारे अलग अलग जो उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है उसकी पर्सनालिटी पे, उसकी साइकी पे, तो ये सारी चीज़ों से बच्चा गुजरता है। लेकिन उसके पास सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या होती है, ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि अंदर से डीप इनसाइड कि एक पेरेंट ऐसा हो सकता है, ये एक्सेप्ट करना और ये चीज़ खुल के बयां कर पाना, शेयर कर पाना या हक से एक्सप्रेस कर पाना कि मेरा पेरेंट ऐसा है, बिना गिल्ट फील किए या बिना शेम फील किए। अगर आपके माइटली अनहेल्दी टॉक्सिक पेरेंट्स हैं तो वो आपका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है वो खुशनुमा हो ही नहीं सकता है। और लेकिन सबसे ज़्यादा आपके जो आपका शेयर करने का, एक्सप्रेस करने का हक बनता है, जो आपका एक्सपीरियंस जिससे आप बड़े हुए हैं और जो आपका एक्सपीरियंस लाइफ में अभी भी है, सबसे ज़्यादा उसके अंदर अगर ऑब्स्टिकल है तो ये कि पहले आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, शायद ये कि आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, और दूसरा ये कि आप ये एक्सपीरियंस शेयर कैसे कर सकते हैं या किसी को बता कैसे सकते हैं, क्योंकि आपको डर होता है कि आप ही को शेम किया जाएगा, आप ही को गिल्टी फील कराया जाएगा या आप ही को सोसाइटी द्वारा और जज किया जाएगा कि आप कैसे बच्चे हैं, आप अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं करते। तो आपको ये भी कहने में डर लगता है कि मेरा पेरेंट मुझे प्यार नहीं करता या मैं अपने पेरेंट को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता हूँ। उससे भी बड़ी बात, शायद आप खुद को ही जज करते रहते हैं ऐसा सोचने के लिए कि मैं अपने पेरेंट के बारे में ऐसा सोचता हूँ या मेरे अंदर मेरे पेरेंट के लिए वो इमोशंस नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है जो शायद होनी चाहिए, जो हमें सोसाइटी में बताते हैं। मेरा फ्रेंड तो अपने पेरेंट के लिए ऐसे सोच पाता है या उस मूवी में तो अपने पेरेंट के लिए ऐसे सोचते हैं, प्यार होता है, इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होता है, जज्बा होता है, लेकिन मेरे अंदर वो इमोशंस नहीं आते हैं। तो शायद आप खुद को ही इस चीज़ के लिए डीप इनसाइड कोसते हैं, गिल्टी फील करते हैं कि सबसे पहले तो इस डिनायल को, इस खुद से झुटलाने को बंद करना है, एक्सेप्टेंस करनी है कि हाँ, देयर इज समथिंग ट्रूली रॉन्ग इफ यू हैव अ टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक पेरेंट। एक्सेप्ट करिए, झुटलाना बंद करिए, उसकी जस्टिफिकेशन देना बंद करिए, उसके लिए गिल्टी फील करना, अशेम्ड फील करना बंद करिए, पूरी तरह से एक्सेप्ट करिए। क्योंकि कोई भी हीलिंग की जर्नी शुरू ही नहीं हो सकती है जब तक आप उस इशू, जो कोर इशू है हीलिंग से कनेक्टेड, उसको पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अवेयर ही नहीं हो रहे। हाँ, आपका ये एक्सपीरियंस है, आपका पेरेंट ऐसा है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और उसके साथ एक्सेप्ट करिए। और ये काफ़ी पेनफुल बात है कि नहीं, आप इस पेरेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। यही मेरा दूसरा पॉइंट भी है, लेटिंग गो ऑफ गिल्ट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज योर पेरेंट। ये एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट है, ये छोटे मोटे फॉल्ट्स नहीं है जो हम सबके अंदर होते हैं, ये छोटी मोटी इम्परफेक्शंस नहीं है जो हम सब की पर्सनालिटीज़ में होती हैं, लेकिन जिनसे हम डील कर लेते हैं जब तक हमारी इंटेंशंस एक दूसरे के लिए अच्छी हैं। इतने मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, अगर आपने देखे हैं आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि नार्सिसिस्टिक इंसान को चेंज नहीं किया जा सकता है। और अगर नार्सिसिस्टिक पेरेंट है वो तो बहुत पेनफुल सिचुएशन है, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बड़े लोग तो फिर भी दूर कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस ले सकते हैं, डिसीजंस अपने अलग से ले सकते हैं। बच्चा एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ टोटली ट्रैप्ड है, क्योंकि बच्चा फुली डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट पर, छोटी एज पर ही नहीं, ऑफन बहुत बड़ी एज तक भी, जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता है। और उसके बाद भी कहीं कहीं नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के बच्चे उन पर डिपेंडेंट रहते हैं, नॉट नेसेसरली फाइनेंशियली, हो सकता है वो फाइनेंशियली अलग हो गए हों, ऑटोनमस हो गए हों, लेकिन क्योंकि इमोशनली, साइकोलॉजिकली उनको उस ट्रॉमा बॉन्ड में, को डिपेंडेंसी में रखा जाता है। ऑफन बहुत सारे दूर जाकर भी नहीं रहते जब उनकी पावर भी होती है। तो खुद की सैनिटी, खुद की मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वेलबींग बहुत ज़्यादा जिसके चीथड़े हो चुके हैं, उसको समेटने के लिए वो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको हील करना शुरू करने के लिए अपनी सैनिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वर्दीनेस, अपनी खुशी वापस लाने के लिए, अपने अंदर जो लाइट एक बुझ चुकी है ना, उसको वापस जलाने के लिए अपने अंदर से ये गिल्ट या ये थॉट भी निकाल दीजिए कि आपने कुछ करना है जिससे वो हील हो सके, ठीक हो सके, या फिर आप कुछ कर सकते हैं जिससे ये पेरेंट चेंज हो जाएगा,
ये पेरेंट चेंज नहीं होगा, ऐसे वो ऐसे था और शायद अपने मरते दम तक वैसे ही रहेगा। जितनी जल्दी आप ये बात समझ लें उतनी जल्दी आप खुद की फ्रीडम की जर्नी, क्योंकि ये जेन्युइनली फ्रीडम ही है जब आप एक पिंजरे से निकलते हैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट की साइकोलॉजिकल इमोशनल इन्फ्लुएंस। थर्ड पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं चाहती हूँ कि आप सब इसे गांठ बांध ले, हर वो बच्चा जो किसी नार्सिसिस्टिक पेरेंट के अंडर ग्रो हुआ है या उनसे अभी तक डील करता है। और वो पॉइंट ये है, यू आर नॉट टू ब्लेम। आप इस चीज़ के गुनहगार नहीं हैं जो भी नार्सिसिस्टिक पेरेंट ने आपके साथ किया। जैसे हम जानते हैं ना, किसी के साथ कुछ गलत भी होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है सोसाइटी में, तो हम जानते हैं साइकोलॉजिकली थेरेपी में भी ये चीज़ें आती हैं कि वो इंसान कितने कुछ चीज़ों से डील करता है अपने अंदर इमोशन से, इंक्लूडिंग द इमोशन ऑफ गिल्ट कि शायद मैंने कुछ गलत किया था। तो ये एक जो ट्रॉमा विक्टिम होता है ना, उसके साथ बहुत एक इमोशन ऑफन आता है जो गिल्ट का इमोशन है कि वॉज आई रिस्पॉन्सिबल। तो ये आपका पॉइंट है समझने का, गांठ बांध लीजिए कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देयर इज़ नथिंग यू कुड हैव डन और नॉट डन। ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर सकते थे या नहीं कर सकते थे जिसकी वजह से ये नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो है वो नार्सिसिस्टिक नहीं होता या वो नहीं करता या नहीं करती आपके साथ जो आपके साथ वो करते आए हैं या और करते जा रहे हैं। उनकी खुशी के लिए, उनके गम के लिए, उनके अच्छे मूड के लिए, उनके बुरे मूड के लिए, उनके टैंट्रम्स के लिए, उनकी ह्यूमिलेशन जो वो आपको देते हैं, उनके जो जिन तरीक़ों से आपको शर्मसार करते हैं, जो वो विक्टिम अपने आप को बताते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप जिम्मेवार नहीं हैं, आपकी गलती नहीं है। अपनी मिज़री के लिए, अपने बिहेवियर के लिए नार्सिसिस्ट खुद और सिर्फ खुद जिम्मेदार है। आप सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपनी हीलिंग के लिए। तो ये बात आपके लिए समझना इतना ज़रूरी है कि मैं इस पर जितना भी स्ट्रेस करूँ उतना कम है कि आपका कोई ब्लेम नहीं है। एक बच्चे का ब्लेम कुछ नहीं होता। अगर एक पेरेंट टॉक्सिक है, अब्यूजिव है, तो ये बच्चे के साथ ट्रॉमा है, क्योंकि हर बच्चे का हक है कि उसको एक सिक्योर, सिर्फ फिजिकली नहीं इमोशनली सिक्योर, हेल्दी, हैप्पी, हारमोनियस चाइल्डहुड मिले, परवरिश मिले। सिर्फ खाना पानी देना एक परवरिश नहीं होती है। सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी होती है इमोशनल वेलबींग की। तो अगर कोई पेरेंट आपसे इमोशनल वेलबींग का हक ही छीन लेता है, वो आपसे नाखुश रहता है, हर चीज़ में गलतियां निकालता है, वो इसलिए नहीं कि आप में कुछ कमी है, आप में कुछ कम रह गया, आप कुछ कर सकते थे, आप अनवर्दी हैं, नहीं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो नॉर्मल चीज़ों की बात। जैसे पेरेंट्स में भी गलतियाँ होती हैं, पेरेंटिंग भी जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ एक जर्नी होती है, कोई परफेक्ट पेरेंट्स नहीं होते, यहाँ पे कोई बागबान नहीं होती रियल लाइफ में। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो पेरेंट्स हैं या चाइल्ड है, वो सबके लिए ही ग्रोथ की जर्नी होती है। सभी में इम्परफेक्शंस होती हैं, सभी गलतियाँ करते हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन मैं टॉक्सिक अब्यूजिव नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स की बातें कर रही हूँ। तो कोई बच्चा नॉर्मल, कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो वो ट्रीटमेंट डिजर्व करता है जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स उसके साथ करते हैं। कभी नहीं, कोई रीज़न नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी भी तरह से। इसलिए हेयर एंड नाउ अगर हो सकता है तो अभी इसी क्षण इस वीडियो में जब मैं ये बात कर रही हूँ, अपने अंदर से कोई भी इतना सा भी क्रम्ब बचा है, दाना बचा है गिल्ट का, ब्लेम का कि शायद आपने ये नहीं किया या आप ये कर सकते थे या आपको उन्हें कुछ और करना है जिससे वो हमेशा आपसे खुश रहें, इसको अभी का अभी ख़त्म कर दीजिए। घर में एक सीक्रेट स्पेस होती है, खुशी की स्पेस होती है, जहाँ से इंसान बाहर से आता है, बच्चा बाहर से कितना भी स्ट्रेस लेके आए, घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड फील करता है। दैट चाइल्ड कैन बी हु ही और शी इज़। आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हो, खुले से बात कर सकते हो। आप बाहर अगर मास्क भी लगा के रहना पड़ता है, आप घर एक ऐसी जगह है जहाँ आप बिल्कुल अनमास्क रह सकते हो। लेकिन जैसे हम जानते हैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट के घर में बच्चे ऐसा फील नहीं कर सकते हैं। उनके लिए कॉन्स्टेंट वो स्ट्रेसफुल और ट्रोमैटिक, एग्जॉस्टिंग, थका देने वाला इन्वायरमेंट होता है। 24 घंटे ऐसे लगता है जैसे वो किसी बैटल फील्ड में है और नेक्स्ट बैटल कब हो जाए उन्हें नहीं पता। तो ये नेक्स्ट पॉइंट जो है इसी से रिलेटेड है और वो है स्टॉप कंपेयरिंग। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस बात होती है और हर नार्सिसिस्टिक पेरेंट का बच्चा किसी न किसी पॉइंट पे जल्दी या फिर लेट समझ जाता है कि उसके घर का जो इन्वायरमेंट है, जो उसका पेरेंट क्रिएट करता है, वो बहुत डिफरेंट होता है दूसरों के नॉर्मल घरों के इन्वायरमेंट से, क्योंकि वो फ्रेंड्स के घर भी जाता है या और बड़े होकर और भी बाहर बहुत घरों में जाता है, लोगों से मिलता है। तो वो रियलाइज़ करता है कि सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, या उसको ऑफन ये कंपैरिजन होता है, ऑफन ये एहसास हो जाता है, फीलिंग आ जाती है जब वो किसी और के घर जाता है कि कितना अच्छा माहौल है, कितनी खुशी का माहौल है, कितना फ्री माहौल है,
यहाँ पे कितना सुकून मिल रहा है। और ये नेचुरल होता है कि फिर वो अपने घर का जो माहौल है या अपने पेरेंट का बिहेवियर कंपेयर करता है दूसरे घरों से या दूसरे बच्चों के पेरेंट्स से। तो ऐसा करना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा मत करिए, कंपेयर मत करिए, क्योंकि आपका पेरेंट डिफरेंट है। अगर आपका पेरेंट एक नॉर्मल एवरेज पेरेंट की तरह भी होता तो आपका भी वैसा ही माहौल होता, आपकी भी वैसी ही सेंस ऑफ फ्रीडम होती, आपको भी अपने घर से शायद वैसी ही खुशी का एहसास होता, वैसे ही डिस्ट्रेस होने का एहसास होता है जैसे बाकियों को होता है। लेकिन आपको वो पेरेंट नहीं मिला है, इसलिए प्लीज़ कंपेयर मत करिए, क्योंकि कंपेयर करते करते आप थक जाएंगे। क्योंकि आपको एक अब्यूज़िव पेरेंट मिला है तो ऑब्वियसली आपको नॉर्मल माहौल कैसे मिलेगा, आपको नॉर्मल बिहेवियर्स कैसे दिखने को मिलेंगे। ऑफन वन ऑफ द फर्स्ट वेज ये समझने की कि आपके घर में आपके पेरेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, वो यही होता है कि जब आप दूसरों को देखते हैं तब आपको एहसास होना शुरू होता है। तो कंपेयर करना बंद करिए और ख़ुद को जज करना बंद करिए कि आप अपने पेरेंट के लिए वैसे नहीं सोच पाते हैं जैसे शायद दूसरे लोग सोच पाते हैं, या जैसा उनका खुला रिलेशन है, एक फन फील्ड रिलेशन है, एक हैप्पी रिलेशनशिप है। स्पेशली बड़े होते होते बच्चों का ओपन होता जाता है रिलेशनशिप। तो अपने आप को प्लीज़ जज मत करिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ मिस किया है। आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो हर एक एवरेज चाइल्ड के साथ नहीं होता। नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं था, ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, और इसीलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉप नॉर्मलाइजिंग अब्यूजिव बिहेवियर। अब्यूजिव बिहेवियर है, टॉक्सिक बिहेवियर है। सिर्फ पेरेंट्स का नाम देके कि वो तो पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स तो ऐसे ही होते हैं, पेरेंट्स तो नाराज़ होंगे, पेरेंट्स तो डिसिप्लिन करेंगे, पेरेंट्स तो गुस्सा कर ही सकते हैं, पेरेंट्स तो मार सकते हैं। नहीं, आपको मालूम है कि क्या बिहेवियर है जिससे आपकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट तबाह हो जाती है। आपको मालूम है वो बिहेवियर एक नॉर्मल पेरेंट का बिहेवियर नहीं है, वो डांट नॉर्मल पेरेंट की डांट नहीं है, वो डिसिप्लिन नॉर्मल पेरेंट का डिसिप्लिन नहीं है, वो तरीका एक नॉर्मल पेरेंट का तरीका नहीं है, चाहे वो कितना भी स्ट्रिक्ट हो। आप जानते हैं डिफरेंस, तो झुटलाइए मत। इस अब्यूज़ को नॉर्मलाइज करना या इसको रोमांटिसाइज करना बंद कर दीजिए, इसको ग्लैमराइज करना बंद कर दीजिए। जब आप ये बंद करेंगे तब आप खड़े हो पाएंगे अपने लिए, तब आप सच में वो डिनाइल, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था ना, वो डिनाइल से निकल पाएंगे। और तब आप जब अपने लिए खड़े हो पाएंगे तो आप बाकी जो आप सो कॉल्ड सोसाइटी या फैमिली के मेम्बर्स हैं ना, उनकी भी आँख में आँख मिलाकर खुले से बोल पाएंगे कि नहीं, ये आपकी रियलिटी है और आपका एक्सपीरियंस लेजिटिमेट है, वैलिड है, सच्चा है। और तब आप खुद को गैसलाइट करना भी बंद कर देंगे, क्योंकि लोग तो शायद बहुत सारे मिलेंगे जो आपको, जब आप ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ये सच्चाई एक्सेप्ट करने लगेंगे, तो आपको गैसलाइट करने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग द नार्सिसिस्ट पेरेंट हरसेल्फ और हिमसेल्फ, कि नहीं, गलती तो तुम में है, मुझ में गलती नहीं है। और रिलेटिव्स भी शायद ये करने की कोशिश करने से आपको खुद ही के एहसास पे, खुद ही के वैलिड एक्सपीरियंस पे, खुद ही के चाइल्डहुड के इमोशंस पे क्वेश्चन मार्क करवाएं कि नहीं, आप ही ऐसे बच्चे थे, ये तो आपने ही गलत सोचा है, ये तो आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं पेरेंट। सबसे पहले जब आप खुद को झुटलाना बंद करेंगे, खुद को गैसलाइट करना बंद करेंगे, तभी लोगों की गैसलाइटिंग से भी आप डील कर पाएंगे। और तभी बहुत ऐसा होगा कि आपको इस तरह के लोग भी मिलेंगे जो आपकी बात पे यकीन करने लगेंगे, जब आप खुद पे यकीन पहले करेंगे और स्टैंड बाय करेंगे कि नहीं, मेरा एक्सपीरियंस लेजिट है, वैलिड है। और इस पेरेंट के बिहेवियर को नॉर्मलाइज करना बंद करिए और उसके लिए किसी भी तरह के जस्टिफिकेशन देना बंद करिए। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के लिए एक्सक्यूजेस बनाना बिल्कुल बंद करिए, इंक्लूडिंग वो एक्सक्यूज़ कि शायद उनके खुद के पेरेंट्स ऐसे थे, शायद उनके साथ भी यही हुआ था, शायद वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं, शायद वो बहुत अनहील्ड ट्रॉमा कैरी करते हैं। हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी था, वो एक तिनके जितना एक्सक्यूज़ भी नहीं है कि वो आपके साथ ये बिहेवियर रिपीट करें। ये अपने आप में एक बहुत सेपरेट और बहुत ही वैलिड इंसाइटफुल टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मैं उसका जो क्रक्स बताना चाहती हूँ कि नहीं, दैट इज़ नो रीज़न कि वो आपके साथ ये बिहेवियर दोहराएं और फिर आप आगे वो बिहेवियर अपने बच्चों के साथ दोहराएं, अपने आसपास के लोगों के साथ दोहराएं और वो चेन चलती जाए। नहीं, वो चेन तो ब्रेक होनी ही है। वो चेन हर उस जने के साथ ब्रेक होगी जो बोलेगा नो, देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन, नो एक्सक्यूज़ फॉर दिस बिहेवियर। किसी के साथ ट्रॉमा हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो उसको हील करना है, जो उसका पूरा हक है।
आगे उस बिहेवियर को खुद इंडल्ज करे और उसमें पास करे, ये कोई रीज़न नहीं है अगर उसकी बैक स्टोरी में ये ट्रॉमा है भी किसी पेरेंट की। तो इन एनी केस कोई भी एक्सक्यूज़ जो है अब्यूज़ का एक्सक्यूज़ नहीं है। देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन। आप किसी के अब्यूज़ का शिकार हो, खासकर किसी पेरेंट का, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लव मिलना चाहिए, और ये जस्टिफिकेशन नार्सिसिस्टिक पेरेंट आपसे करवाना चाहेगा, वो बहुत एक्सक्यूजेस बनाएगा, वो आपको ब्लेम करेगा, वो खुद विक्टिम प्ले करेगा, ताकि बार बार गैसलाइट और जो ब्लेम हो वो आप पे शिफ्ट हो और आपको फिर लगे कि नहीं, ये पेरेंट तो कितना बेचारा है, मुझे तो उसको समझना है, मुझे तो इसके लिए कंपैशन दिखाना है, एम्पैथी दिखानी है, मैं तो अपने बारे में ही सोचने लग गया है, सोचने लगी। नहीं, कंपैशन मन में होना, एम्पैथी होना किसी के लिए इल विश नहीं करना, गलत विश नहीं करना, टॉक्सिसिटी विश नहीं करना, वो इंटायरली अलग चीज़ें हैं। लेकिन गलत बिहेवियर को जस्टिफाई करना और खुद को उसके लूप में रहने देना, वो टोटली सेपरेट चीज़ें हैं, एंड दैट्स अ कंप्लीट नो। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ गेट आउट ऑफ द विक्टिम मोड। अभी ये जो विक्टिम मोड है ना, ये एक जितना पेनफुल मोड है उससे ज़्यादा ही सेल्फ सैबोटाजिंग, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड है, और ये मैं जितना स्ट्रेस करूँ उतना कम है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं यहाँ चैनल पे भी जो बार बार सेम स्टोरीज रिपीट करते हैं, बार बार सेम चीज़ें बोलते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते हैं खुद कुछ। तो कभी जब हम विक्टिम होते हैं ना, तो एक बहुत कंफर्ट स्पॉट ले लेते हैं और हमें लगता है हमें पूरी ज़िंदगी विक्टिम ही रहना है। अगर हमारे पास चॉइस होती भी है तो क्योंकि उस चॉइस में पावर लगती है, एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो पावर स्ट्रेंथ लगती है, तो उतनी पावर और स्ट्रेंथ दिखाने की भी हमारी इच्छा नहीं होती, या हमें लगता है हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, या इतना एफर्ट कौन करेगा, जैसा चल रहा है चलने दो। तो अगर आपको कुछ भी हील करना है, पहले तो विक्टिम मोड, अपने माइंड में ही वो विक्टिमहुड की स्टोरी बार बार प्ले करना कि मैं विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा किया, वैसा किया, इसलिए तो मैं चेंज ही नहीं कर सकता, इसलिए तो मैं ऐसे बिहेव करता हूँ, इसलिए तो मेरे साथ ऐसे होता है, इसलिए तो मैं ये फील करती हूँ। ये कांस्टेंट जितनी स्टोरी बार बार अपने माइंड में रिपीट करते जाएंगे, माइंड का नेचर है वो, आप 1,00,000 बार भी रिपीट कर लेंगे तो भी ख़त्म नहीं होगी, आप विक्टिम मोड में ही रहेंगे। उसका एंड रिजल्ट सिर्फ यही होगा कि आप अनहील्ड रहेंगे और अपना अनहील्ड सेल्फ से दूसरों के साथ बिहेव करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो बोलिए कि नहीं, मेरे साथ जो भी हुआ था, बट नाउ आई बिगिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द जर्नी टू एंड इट हियर। कि ये मेरे साथ हुआ है गलत, लेकिन मैं इसको पावर नहीं देता, इस चीज़ को, या पावर नहीं देती कि ये मुझे पूरी ज़िंदगी विक्टिम बना के रखे। नहीं, आई एम स्ट्रॉन्गर देन दैट। लोगों ने इससे बड़ी बड़ी चीज़ें ओवरकम की है, तो आपके पास भी पूरी पावर है। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट योर माइंड एंड इमोशंस, और उनको हील करने की पावर आपके अंदर है, अगर आपको पता हो सही तरीके से कैसे। और वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ इन पॉइंट्स के थ्रू, इन स्टेप्स के थ्रू, क्योंकि ये एक फिजिकल आस्पेक्ट नहीं है खाली, ये इमोशनल आस्पेक्ट नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड आस्पेक्ट है। आपके फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व करता है, क्योंकि आप हर तरह से अफेक्टेड होते हैं। तो विक्टिम हुड के बारे में बात करना या उसी मोड में रहना आपके लिए कुछ नहीं करेगा, कुछ चेंज नहीं करेगा। सालों साल निकल जाएंगे, आप वही राम कहानी दोहराते रहेंगे खुद को और बाकियों को, और आप वही लूप में बिना किसी बदलाव के आप फंसे रहेंगे। अपनी पावर वापस लाइए और बोलिए कि मैं कर क्या सकता हूँ अब हील करने के लिए, अपनी सिचुएशन को अलग करने के लिए। अगर मैं डार्कनेस में रहा हूँ तो लाइट लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। विक्टिम प्ले करना वो कवर्ड नार्सिसिस्ट पेरेंट के पास छोड़ दीजिए। यू हैव टू फाइंड योर पावर बैक। नाउ आई कम टू माई नेक्स्ट पॉइंट, और वो है रिकग्नाइज, बिकम अवेयर एंड एजुकेट योर सेल्फ। तो रिकग्नाइज़ करिए पहले तो कि हाँ, ये वाक़ई आपके साथ कुछ गलत है, गलत हुआ है, ये पेरेंट्स सही नहीं थे, या अभी भी जो शायद बड़े हो गए हैं, शायद आपके खुद के भी बच्चे हैं, तो ये पेरेंट्स सही नहीं हैं। इनमें कुछ डीपली रॉन्ग है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो राइट नहीं है, जिसका होना आपके अंदर कोई गलती नहीं दर्शाता, जो आपकी गलती नहीं है, आपका ब्लेम नहीं है, आपका फॉल्ट नहीं है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो रिकग्नाइज़ करिए वो सारी चीज़ें कि कैसे बिहेवियर होते हैं, ये नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स कैसे होते हैं, इसके बारे में खुद को एजुकेट करिए अलग अलग जगह से, ठीक जगह से, वैलिड सोर्सेज से, जो आपको सेंस लग रही है, जो लेजिटिमेट सोर्सेज हैं वहाँ से वीडियोज़ देखिए, जर्नल्स हैं, ऑनलाइन रिसर्च करिए, बुक्स पढ़िए, बहुत बुक्स हैं। हो सकता है मैं किसी लिंक में बुक्स भी बता दूँ, टॉपिक्स का बहुत डिस्कशन होता है, और लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़िए। वीडियोज़ के नीचे ऑफन बहुत कॉमेंट्स होते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ अलग अलग लोगों के, साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं वो पढ़िए। कोरा में आप देख सकते हैं, इसके ऊपर बहुत टॉपिक्स होते हैं नार्सिसिज्म में, बहुत जगह से आप बहुत तरह की रिसर्च कर सकते हैं अलग अलग तरह से। एजुकेट एजुकेट एजुकेट।
इस टॉपिक पर, स्पेशली नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के टॉपिक पर खुद को एजुकेट करिए, ताकि आपकी जो अवेयरनेस है इतनी बढ़ जाए, आप टोटली रिकग्नाइज कर पाए ये साइंस एंड ट्रेट्स है कहीं भी। तो आप रिकग्नाइज करिए अपने पेरेंट्स के बारे में ये सारी चीज़ें जो कि ठीक नहीं थी, एजुकेट करिए, अवेयर होइए, ताकि आपको कोई शक की गुंजाइश नहीं रहे किसी भी तरह से। आपकी सॉलिड फाउंडेशन हो कि हाँ, मुझे सही स्टेप्स लेने हैं और मुझे इस सिचुएशन से, इस पेरेंट से, इस माहौल से, इस ट्रॉमा से खुद को दूर करना है, हील करना है। आँख कान खुले रखिए, अपनी इंट्यूशन इनसाइट को बढ़ाइए, अपने रेडार्स को सेंसिटिव करिए, सिर्फ बाहर मुखी मत बनिए, अपने अंदर से इनसाइट आना आपकी बढ़ सके, आप गेज कर सकें लोगों की इंटेंशन और वो कैसे होते हैं, वो क्या चाहते हैं, उसका इफेक्ट आप पे क्या हो रहा है। और हाँ, वाकई वो टॉक्सिक पेरेंट्स हैं। जब आप ऐसा कर पाएंगे तो आप उनका पंच बैग बनना भी, हिटिंग बैग बनना भी बंद कर देंगे, कम हो जाएगा, क्योंकि आप रिकग्नाइज करने लगेंगे कि ये पैटर्न्स बिहेव करते हैं ऐसे टॉक्सिक लोग, नार्सिसिस्टिक लोग, इनका पैटर्न होता है और ये रिपीट होता है, फिर रिपीट होता है, फिर आप गैस लाइट होते हैं, फिर आप मान जाते हैं, फिर आपको शायद अपनी गलती लगती है, फिर आप उनकी मैनिपुलेशन में आ जाते हैं और फिर वो पैटर्न रिपीट होता है। तो आप रिकग्नाइज करने लग जाएंगे पैटर्न्स, आप उनका पंच बैग नहीं बनेंगे, आप उनके ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि आपको फिजिकली, मेंटली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, दूर रखना है, डिस्टेंस करना है साइकोलॉजिकली एक अब्यूजिव नार्सिसिस्टिक पेरेंट से। तो आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे क्विकेस्ट वे तो हर कोई यही बोलेगा, स्पेशली अगर आप अडल्ट हैं और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आप डिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली किसी नार्सिसिस्टिक पेरेंट पे, तो वो यही है कि आप नो कांटेक्ट हो जाइए। और नो कांटेक्ट की बात मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी, पुराने वीडियो में भी की है, हाउ टू डील विद नार्सिसिस्टिक पीपल, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम नार्सिसिस्टिक पीपल। तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ भी वही रूल अप्लाई होगा कि इफ़ पॉसिबल गो नो कांटेक्ट। और इसका मतलब वही है जो आप शब्दों से समझ रहे हैं कि कांटेक्ट बंद कर दीजिए। फिजिकल मिलना, फिजिकल कांटेक्ट, फ़ोन पे कांटेक्ट, सोशल ग्रुप्स पे कांटेक्ट, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या किसी भी तरह से जब आपको उनकी प्रेजेंस का सामना करना पड़े या उनकी बातों में इंगेज करना पड़े या उनको अपॉर्चुनिटी ओकेजन मिले कि वो आपको अपनी बातों में ड्रॉ कर सकें, अपने मैनिपुलेशंस में, अपने गेम्स में, अपने स्टोरीज में, अपने विक्टिमहुड में, अपने एम्बैरेसिंग शेमफुल बिहेवियर में आपको ड्रॉ कर सकें, आपको गिल्ट कर सकें, शेम कर सकें, ह्यूमिलेट कर सकें, तो या उनको ड्रामा क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सके, क्योंकि दे आर क्विक टू फाइंड एनी अपॉर्चुनिटी, स्मॉलेस्ट अपॉर्चुनिटी ड्रामा क्रिएट करने के लिए। तो नो कांटेक्ट जाना एक सबसे एफिशिएंट और सबसे ईजी तरीका है। ईजी इसलिए क्योंकि इससे बहुत कुछ बंद हो जाता है, आराम से वॉल हो जाती है, आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। और डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि अगेन आई विल कम टू द कल्चरल एंड सोसाइटल थिंग्स, कि कल्चरली सोसाइटी हमें जैसे कंडीशन करती है, पेरेंट्स से कैसे नो कांटेक्ट हो सकते हैं। इतना बड़ा इशू लोगों के दिमाग में होता है कि इसी के चलते वो अपने आप को, अगर उनके अंदर काबिलियत भी है, बाय ऑल ऑफ द मीन्स खुद को अलग नहीं कर पाते हैं, इसी मैनिपुलेशन के अंदर, इसी सोसाइटल प्रेशर के अंदर, इसी फैमिली प्रेशर के अंदर कि लोग क्या कहेंगे, या ये कैसे पॉसिबल है, या खुद ही को गिल्ट में डाल के कि मैं ऐसा स्टेप कैसे ले सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं। लेकिन जानिए, आपकी मेंटल, फिजिकल सैनिटी और वेलबींग से बढ़ के कुछ नहीं है। और अपने आप को ये याद दिलाइए कि ये जो पेरेंट है जैसा आपके साथ था, क्या पेरेंट वैसे होता है? सोसाइटी हमें ये भी तो कंडीशन करती है, ये भी तो सिखाती है कि पेरेंट्स कैसे होते हैं, भगवान जैसे होते हैं। तो क्या इनका वो बिहेवियर था भगवान जैसा? वो तो बहुत दूर की बात है। क्या एक एवरेज पेरेंट का भी जैसा बिहेवियर होता है जिसमें वो बच्चा खुशनुमा होके बड़ा हो सके, इमोशनली सिक्योर फील करे, थ्रेटेंड नहीं फील करे? क्या आपको वैसा खुशी का माहौल, बिना इंटिमिडेशन, बिना थ्रेट, बिना अब्यूज़ के आपको वो माहौल मिला है? तो जब वो पेरेंट ने ही पेरेंट का हक नहीं निभाया, जिसके ऊपर हम पेरेंट्स को पेडेस्टल पे चढ़ाते हैं, तो आपका क्या चीज़ है जो आपको होल्ड बैक करती है? सिर्फ आपके ही दिमाग के जो सेल्फ ब्लेम की जो कंडीशनिंग है ना सोसाइटी की, सिर्फ वो प्रोग्रामिंग और कुछ नहीं। तो अगर ये आपके लिए पॉसिबल है नो कांटेक्ट जाना, तो बिना गिल्ट, बिना झिझक के, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जिसने बहुत हज़ारों लाखों लोगों को, पेरेंट्स, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के बच्चों को बहुत सुकून दिया है, उनको हील होने का मौका दिया है। बहुत सालों के अब्यूज़ के बाद पहली बार नो कांटेक्ट होने से उनकी लाइफ बदलने लगी है, मौका मिला है। उनकी हीलिंग की जर्नी जो एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ रह के या उसके रेगुलर कांटेक्ट में रह के वो हीलिंग शुरू ही नहीं होती, शुरू होती है तो वापस हो जाती है बैक टू स्क्वायर वन। तो बहुतों की जर्नी शुरू ही इस वजह से हुई और वो उस पॉइंट पे पहुंच सके हैं जब वो समझ सकते हैं, जब वो समझ पाए हैं कि हाँ, ये मेरे लिए कितना ज़रूरी था और अब मैं उस जगह, उस सिचुएशन में वापस नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी। तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए सोसाइटल प्रेशर से, कल्चर, क्योंकि किसी ने आपकी ज़िंदगी नहीं जीनी है।
हो सकता है बहुत सारे लोग जो आपको इस तरह की एडवाइसेस देते हों, वो खुद भी अपनी सिचुएशंस में, अलग-अलग सिचुएशंस में ऐसे बंधे हों, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में बंधे हों, जहाँ पे उनको फ्रीडम फ़ील नहीं होती हो, लेकिन उनको भी कुछ ज़्यादा सिखाया नहीं गया, उन्हें भी वही सिखाया गया, या वो दूसरे को कि दूसरा ऐसी चीज़ से डील कर पाए, पावरफुल और निकल जाए, शायद वो नहीं चाहते, क्योंकि वो बंधे हुए हैं, तो वो आपको भी बंधे हुए देखना चाहते हैं। तो कोई भी रीज़न हो सकते हैं। एडवाइसेस जो फ्री की बट्टी है, मैं हमेशा बोलती हूँ, उस पे मत जाइए। आप अपनी ज़िंदगी आपने जीनी है और उसको अच्छे से जीना आपका हक है। तो नो कॉन्टैक्ट अगर आपके लिए पॉसिबल है तो डेफिनेटली गो नो कॉन्टैक्ट। लेकिन अगर आपके लिए नो कॉन्टैक्ट जाना पॉसिबल नहीं है, जो कि बहुत ऑफन होता है, काफ़ी सिचुएशंस में होता है, लेकिन स्पेशली बच्चे बड़े हैं, लाइक जैसे टीनेजर्स हैं, या फिर 19, 20, 21, 22 साल के भी हैं, जो अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं पूरी तरह से, पेरेंट्स के साथ रहना पड़ रहा है, या वो अभी माइनर्स ही हैं तो रहना पड़ेगा, चाहे उन्हें समझ आने भी लगी। और आजकल इतनी अवेयरनेस है कि कोई बड़ी बात नहीं है, सब यूट्यूब देखते हैं, सबके पास फ़ोन्स हैं। बच्चों को बहुत जल्दी भी अवेयरनेस हो जाती है, स्पेशली जो अब्यूजिव इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, वो इतने सेंसिटिव होते हैं, उनको अवेयरनेस जल्दी मिलने लग जाती है कि हाँ, उनके पेरेंट्स टॉक्सिक हैं। पहले टाइम में तो ये समझ ही नहीं थी कि नार्सिसिज्म कुछ होता है, और अवेयरनेस हो इस बात की एक बच्चे को कि मेरा पेरेंट नार्सिसिस्ट है, तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब बहुत आसान है, फिर भी रिलेटिवली कंपैरेटिवली अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली पीपल शेयर देयर स्टोरीज, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा है, तो मेरे भी नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स है। तो अगर लेकिन आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप नो कॉन्टैक्ट नहीं जा सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो एक तरीका है जो बहुत ही एफिशिएंट है, जो आपका कॉन्टैक्ट और आपकी इन्वॉल्वमेंट, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को मिनिमाइज करवाता है ऐसे पेरेंट के साथ, लीस्ट पार्टिसिपेशन मोड में रखते हैं, लीस्ट इंटरेस्टेड मोड में रखते हैं, और उसको बोलते हैं ग्रे रॉक मेथड। कि आप अपने आप को ऐसा बना लें, आपके जवाब जो नार्सिसिस्ट आपसे मांगता है उतने ही जवाब दें, ज़्यादा एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन या अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल बंद कर दें। आपसे जितना पूछा जाता है, इसका भी मेंशन मैंने अपने वो पुराने नार्सिसिज्म की वीडियो में किया था, हाउ टू डील विद नार्सिसिस्ट, शायद मैंने ये नाम यूज़ नहीं किया था, लेकिन इसको ग्रे रॉक मेथड बोलते हैं। तो जितना आपसे सवाल किया जाए, उसका मिनिमम वर्ड्स में कितना जवाब दे सकते हैं, कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कशन डिबेट इनिशिएट मत करिए, रूड मत होइए, पोलाइट रहिए, सिविल रहिए, अपनी तरफ से कुछ इंस्टिगेट मत करिए, टॉन्ट मत करिए, लड़ाई मत करिए, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे होते हैं ना, सिकुड़ जाइए, एक शेल बना लीजिए दोनों सिलेबल्स में, हाँ और ना। स्कूल का दिन कैसा था? ठीक था, ज़्यादा कुछ नहीं। खाना खाया था? हाँ। टाइम क्या हुआ है? 4 बजे हैं। बस इतनी ही जितना पूछा जाए उतनी ही इन्फॉर्मेशन। इस फ्रेंड का नाम क्या है? सो एंड सो। ज़्यादा नहीं, अच्छा वो ये करता है, वो मेरे घर आएगा, आज टीचर ने ये कहा, वो करा, या कुछ भी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कम मत करिए। और ये तब के लिए भी है अगर आप एडल्ट हैं और आप दूर रहते हैं, लेकिन आप टोटली नो कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, शायद आप बहुत पास रहते हैं पेरेंट के, सेम एरिया में, सेम लोकेलिटी में, या सेम शहर में, या फिर आपका उठना बैठना ऐसे आपके म्यूचुअल जो रिलेटिव्स हैं कि नो कॉन्टैक्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा, और आप अपने बाकी रिलेटिव से कट ऑफ नहीं करना चाहते, कोई भी रीज़न हो तो इसलिए आप नो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो तब आप अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ ये वाली जो है ग्रे रॉक जो टेक्निक है ये अपना सकते हैं। फ़ोन पे भी अगर उनका फ़ोन आए तो भी बात लंबी कब होती है? जब दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है, या तो फिर नार्सिसिस्टिक पेरेंट मैनिपुलेट करता है, दूसरा ड्रामा में फंस जाता है, सुनता जाता है। तो मिनिमाइज़ रखिए, वो बात में इंटरेस्ट ही मत लीजिए। आपसे कुछ पूछे वो ओपन एंडेड, तो आप जवाब ही मत दीजिए इतने लंबे-लंबे कि उसको उसमें से सप्लाई मिले, फॉडर मिले। मिनिमम मोनोसिलेबल्स में अगर आप हाँ, ना या इस तरह के जवाब देंगे तो कोई कितना मैटर निकाल लेगा। बोरिंग हो जाए, इतने डिसइंटरेस्ट शो करिए कि कुछ फॉडर वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, उसको फॉडर ही नहीं मिले, सप्लाई नहीं मिले। उसके अटेम्प्ट्स बार-बार एंगेज करने के, ड्रामा क्रिएट करने के फ्रस्ट्रेट कर दीजिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक्स जिसको आप अपनी डेली लाइफ में अपना सकते हैं, अपनी सैनिटी मेंटेन करने के लिए, अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन करने के लिए। एंड व्हिच ब्रिंग्स मी नाउ टू द नेक्स्ट पॉइंट जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो है क्रिएट योर बाउंड्रीज़ एंड स्टैंड अप फॉर देम।
सबसे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जो नार्सिसिस्ट अपने बिहेवियर में सक्सीड करते जाते हैं, वो ये है कि उनके बहुत इनेबलर्स होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हो सकता है एक पेरेंट नार्सिसिस्ट हो और दूसरा पेरेंट वीक पर्सनालिटी का हो, तो वो इनेबलर बन जाता है, वो गलत बिहेवियर करता है बच्चों के साथ, तो वो दूसरा पेरेंट जस्टिफाई कर देता है कि नहीं पापा का मूड ख़राब था, ऐसे नहीं, या कुछ और, या कोई बात नहीं तुम ही सुन लो। लेकिन वो वेल मीनिंग तरीके से भी बच्चे का नुकसान करता है, या फिर वो एक्टिवली दूसरे एक पेरेंट का, ताकि उसको वो बिहेवियर ना सहना पड़े, वो दूसरा पेरेंट एक्टिवली उस पेरेंट को सपोर्ट करता है। जैसे भी होता है बच्चा विक्टिम बनता है, उसका ट्रॉमा इंक्रीज होता है, या फिर हो सकता है और कोई लोग हों आसपास फैमिली के या रिलेटिव्स हों जो इनेबलर्स बनते हो। जब कोई उन्हें रोकता नहीं है, कोई और बाउंड्रीज नहीं लगाता कहीं सही और गलत की, इनेबल करता है या कंडोन करता है या आंखें बंद करता है उनके बिहेवियर को या जस्टिफाई करता है, तो बाउंड्रीज लगाइए सबसे पहले। क्योंकि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के ट्रेट्स में कि उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती किसी के लिए, ना बाउंड्रीज किसी के लिए लगाते हैं ना रिस्पेक्ट करते हैं। तो बाउंड्रीज लगाना शुरू करिए, स्पेशली इफ़ यू आर अ टीनेजर और स्पेशली इफ़ यू आर एन एडल्ट चाइल्ड। आपकी स्पेस में वो किस तरह से कितना इंट्रूड कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, कहाँ पे नॉन नेगोशिएबल है, नॉन अनएक्सेप्टेबल है कि वो इंट्रूड करें, बाउंड्रीज लगाइए। बाउंड्रीज लगाइए कि कब आपको वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, कौन सा आपका जोन है जहाँ कौन से तरीके से वो आपको तंग नहीं कर सकते, या कौन सा बिहेवियर है आपके साथ जो आउटराइट अब्यूजिव है या टॉक्सिक है, जो बिहेवियर आप इंडल्ज नहीं करना चाहते क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं या आप टॉक्सिक एनर्जी से भर जाते हैं, या जिससे आपको डिमीन्ड फील होता है, ह्यूमिलेटेड फील होता है, या आपके फ्रेंड्स के सामने अगर वो ऐसा बिहेवियर करते हैं, किसी भी तरह का बिहेवियर, मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ, जहाँ पे भी ऐसी चीज़ वो करते हैं जहाँ वो आपकी फिजिकल स्पेस, मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, आपकी इमोशनल स्पेस में इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं उस तरीके से जो आप पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ से कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आराम से वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ऑब्वियसली हंगामा होगा तो होने दीजिए। एवरी टाइम स्टैंड अप फॉर दैट, स्पेशली इफ यू आर एन अडल्ट, कि नहीं दिस इज अनएक्सेप्टेबल, आई एम ग्रोन अप इनफ, मैं अडल्ट हूँ, मैं अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, कितने टाइम के लिए जाना है, कैसे रहना है, किसके साथ, ये डिसीजन मैं खुद लूँगा, मैं बच्चा नहीं हूँ, तो ये वाली बाउंड्री मैं अपनी लाइफ में लगाऊंगा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो पेरेंट फिर कोशिश करेगा, मैनिपुलेट करेगा, टैंट्रम थ्रू करेगा, शायद रेज होगा, लेकिन एक डू इट एवरी सिंगल टाइम। और स्पेशली अगर आप अलग रहते हैं तो फिर तो ये आपके लिए थोड़ा आसान है, यू डोंट हैव टू इन्फॉर्म दैट पेरेंट अबाउट एवरीथिंग। अगर वो पेरेंट आपसे पूछे मुझे क्यों नहीं बताया, यहाँ पे क्यों गए थे, या वहाँ, या किसी भी चीज़ के लिए अगेन जो आपकी बाउंड्री क्रॉस करे, जो या आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में इन्फ्लुएंस करे, उनके बारे में चीज़ें बोले जो आप, तो आप से नो कि नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, नहीं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, नहीं दैट इज माय बिजनेस, नो 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 नो, ईच टाइम। बाउंड्रीज को बनाइए पहले और फिर बाउंड्रीज को फर्मली इस्टेब्लिश करिए बार 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 बार, ताकि उस पेरेंट को पता हो कि नहीं, यहाँ पे उनका पत्ता नहीं चलने वाला है, दाल नहीं गलने वाली है। आप कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ साइकोलॉजिकली इमोशनली ऐसे टॉर्चरस नहीं होते, फिजिकल अब्यूज भी करते हैं। ऐसे भी नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं, डेंजरस नार्सिसिस्ट, दे कैन ऑल्सो बी मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट, या फिर दूसरी तरह के नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स भी, लेकिन जो फिजिकली जब गुस्सा आता है तो वो फिजिकली भी अब्यूज़ करते हैं, मारते हैं या आपको थ्रेट करते हैं। ऐसे बहुत एग्जांपल्स लोग शेयर करते हैं, आपको किसी चीज़ से जो हाथ में आ जाए उसको, उससे लेके आपको थ्रेट करते हैं, या आपको मार भी पड़ी हुई है, आपको वूंड्स आए हुए हैं, आपको स्कार्स आए हुए हैं, तो ऐसे पेरेंट के लिए तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि आप एब्सोल्युटली बाहर से इंटरवेंशन ढूंढिए। ये तो कहने की बात ही नहीं कि अगर आप एडल्ट हैं तो यू हैव फुल राइट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। फिजिकल अब्यूज़ तो एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। कोई आपको फिजिकली थ्रेट करे या मारने की कोशिश करे या धमकी भी दे, वॉक आउट, टेक हेल्प। वो एडल्ट जाना फिर भी कर सकता है, अनएक्सेप्टेबल। वहाँ से तो अगर आपको डाउट भी था कि नो कॉन्टैक्ट जाना है कि नहीं या दूर होना है कि नहीं, तो डाउट ही खत्म हो जाना चाहिए इस बिहेवियर पे, तो फर्स्ट टाइम, नॉट इवन अ सेकंड चांस। लेकिन अगर आप उनके घर में रहते, टीनेजर हैं, आप बाहर जा ही नहीं सकते, आप डिपेंडेंट हैं, आप ऐसी एज में हैं कि पेरेंट के साथ ही रहना है, तो टेक हेल्प। स्कूल में बताइए, काउंसलर के पास जाइए, स्कूल में प्रिंसिपल के पास जाइए, किसी ऐसे ट्रस्टेड टीचर जो आपको पता है कंपैशनेट टीचर है, जिस पे आपको ट्रस्ट है कि सुनेगी समझेगी, वहाँ जाइए, हेल्प लीजिए, या एनजीओ का नंबर फाइंड आउट कीजिए। प्लीज़ घर में रह के फिजिकल अब्यूज़ या थ्रेटनिंग बिहेवियर, अच्छा अभी बताता हूँ, या आपको कोई लेके मारने आ रहा है, या आपको, आप धमकी से दूर रहते कि मेरा फादर कुछ निकाल लेगा, नाइफ निकाल लेगा, या मेरी मम्मी कुछ लेके मेरे पीछे पड़ जाएगी, मेरी पिटाई करेगी, आपके अगेंस्ट वायलेंस का डर हो, प्लीज़ टेक हेल्प। ये बिहेवियर बिल्कुल एक्सेप्ट मत करिए, बात बहुत आगे निकल चुकी है अगर ऐसा बिहेवियर है तो। इस बिहेवियर को सहते हुए और इसके आसपास धीरे धीरे चलते हुए मत गुजारिए समय,
बिल्कुल भी ये ठीक नहीं होने वाला है। और वेट मत करिए कि किसी दिन कुछ ऐसा हो कि यू एंड अप बीइंग बैडली हर्ट एंड समथिंग व्हिच कुड प्रूव फेटल। तो ऐसे हादसों का इंतज़ार मत करिए। बाहर रिस्पॉन्सिबल जगहों से हेल्प सी करिए। आजकल फ़ोन सबके पास होता है, गूगल सबके पास होता है। एनजीओज़ का पता करिए, बहुत सारी एनजीओज़ हैं जहाँ बात सुनी जाती है, आप अपने आप ओपनली शेयर कर सकते हैं अनोनिमस रहकर। इनमें से मैं कभी नाम भी शेयर करूँगी, लिंक्स में भी शेयर करूँगी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको रेफ़र भी करती हैं आगे हेल्प के लिए। जिस तरह की हेल्प आपको चाहिए उस तरह की स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में भी रेफ़र करती हैं। तो प्लीज़ अगर आप छोटे हैं और आप नहीं जा सकते हैं और आप ऐसे थ्रेटन्ड वाले ऐसे वायलेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे फिज़िकल अब्यूज़ हो चुका है या और होने की धमकी है, तो प्लीज़ टेक एक्शन। बाहर दूसरे एडल्ट्स जो ठीक एडल्ट्स हैं, संस्थाओं से, स्कूल में टीचर से, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं तो टीचर सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं। ऐसे जनों से बात करिए जहाँ पे आपको उम्मीद है। अगर वहाँ से कहीं लगे हेल्प नहीं है तो कहीं और करिए, लेकिन प्लीज़, या किसी फ्रेंड जो आपको ट्रस्ट करता हो, जो ठीक सेफ एनवायरनमेंट में रहता हो, उससे बोलिए कि आपके लिए वो ज़रिया बनाए कुछ हेल्प करने का जहाँ आप बात कर सकते हैं। तो कैसे भी कैसे आपकी अपनी आवाज़ आपको गाइड करेगी। अगर आप चाहेंगे तो रास्ते बनते जाएंगे। तो प्लीज़ कि आपको इस एनवायरनमेंट में रहना और रिस्पेक्टेबिलिटी का झूठा पुतला बना के रहना है कि शर्म हो जाएगी नहीं तो शेम्ड हो जाएगी, उसमें मत रहिए। नेक्स्ट पॉइंट, और स्पेशली अगर आप फुली ग्रोन अप एडल्ट हैं तो स्टॉप प्लेइंग द चाइल्ड एंड ऑल्सो स्टॉप प्लेइंग द पेरेंट। अब आप बड़े हो चुके हैं, आप फुल्ली ग्रोन एडल्ट हैं अपनी फुल्ली डेवलप लॉजिकल रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ, अपनी खुद की इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। तो आपको बच्चा बन के रहना है और एक बच्चे का रोल निभाना है, और वो एक नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक पेरेंट को आपके ऊपर पेरेंटिंग करने देनी है, अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहने देने हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये अनएक्सेप्टेबल है कि वो खुश हो सके, वो अपनी चीज़ें रख सके, वो अपनी बातें कर सके, वो अपने गेम प्ले कर सके, और आपको बच्चे की तरह चुप रहना है, एक्सेप्ट करना है क्योंकि वो आपका पेरेंट है। नहीं, आप दोनों एडल्ट्स हैं। वन अनहील्ड टॉक्सिक एडल्ट कि against you as an adult have full rights to maintain your boundaries, create your distance. Any toxic adult, कोई भी आपके साथ XYZ एडल्ट हो जो अब्यूजिव हो, टॉक्सिक हो, उसके साथ आप कैसे बिहेव करेंगे? तो इस पॉइंट पे आपका वही रिलेशनशिप है ऐसे पेरेंट्स से। चाइल्ड बन के रहना है, ये आपका बिहेवियर होना ज़रूरी नहीं है अगर वो पेरेंट ही पेरेंट का बिहेवियर करने में नाकामयाब हुआ है तो। हमेशा याद रखिए, हम अच्छे पेरेंट, अच्छे बच्चे, अच्छे सिटीजन सब तभी बन सकते हैं, जो भी हमें अच्छा बनना है, जब पहले हम खुद अपने अंदर हील्ड हैं, हम खुश हैं, हम अंदर से सिक्योर फील करते हैं, वार्म फील करते हैं, नर्चर्ड फील करते हैं। मोर देन अनहैप्पी हम अपनी लाइफ में हैप्पी फील करते हैं, मोर देन डिसकंटेंटेड हम कंटेंटेड फील करते हैं। एक हेल्दी जो है अंदर से इंडिविजुअल फील करते हैं, सक्षम फील करते हैं। जब आप खुद एक अब्यूज रिलेशनशिप से अपने आप को हील करने की कोशिश करें, तो आप उस पेरेंट को क्या, उसके लिए क्या करेंगे जो कारण नहीं है आपके अनहील्ड स्टेट का। तो पेरेंट के साथ चाइल्ड का अब ख़त्म हो गया रिलेशन। अब आप चाइल्ड नहीं हैं, आप ग्रोन अप एडल्ट हैं। तो अपने एडल्ट की तरह जैसे आप बाउंड्रीज बनाएंगे, जैसे आप अनहेल्दी बिहेवियर से किसी के साथ भी डील करेंगे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस पेरेंट से भी वैसे ही करिए। दूसरा, स्टॉप प्लेइंग द पेरेंट, क्योंकि ऑफन जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट होता है, स्पेशली जो कवर्ट नार्सिसिस्टिक पेरेंट होता है, वो अपने आप को बेचारा दिखा दिखा के ही वो मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी ऑन रखता है। बच्चे को गिल्ट कर दो, बच्चे पे ब्लेम डाल दो, ये सब आपको पता है तो मैं वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। तो लेकिन इस मोड में बच्चा जो है वो पेरेंट की पेरेंटिंग करता रहता है कि मुझे उसको खुश रखना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे उसकी ये नीड फुलफिल करनी है, मुझे उसको इस चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखना है, मुझे उसका ध्यान रखना है। तो वो पेरेंट का रोल उसने लिया होता है और वो उसी लूप में टॉक्सिक पेरेंट के साथ स्टक रहता है। वो गिल्ट में, वो ब्लेम में कि ये मेरी ड्यूटी है जो ये पेरेंट एक्सपेक्ट करता है, और मेरी ड्यूटी है तो मुझे ड्यूटी तो फुलफिल करनी ही है, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो नहीं, एक पेरेंट की पेरेंटिंग करना आपका काम नहीं है। हाँ, नॉर्मल कंडीशंस में एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जिसका ठीक रिलेशन होता है और जैसा वार्म पेरेंट के साथ जैसा हमारा डीप रिलेशन होना चाहिए ट्रस्ट का, वो अगर वैसा ही है तो नेचुरली हम दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। रोल्स रिवर्सल हो जाते हैं, पेरेंट्स बूढ़े होते हैं तो बच्चे ज़्यादा पेरेंटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ अंदर से आनी चाहिए, नेचुरली फ्लो होनी चाहिए। वो आपकी ड्यूटी है इसलिए नहीं होता। और जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट से शुरू किया था, क्योंकि लोग यही बात नहीं समझते, कल्चर हमें प्रोग्राम करता है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट वेज में कि ये तो हमारे पेरेंट्स हैं,
अरे ये तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बस वहीं से सब शुरू हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, और फिर कोई इसके बाद हमारी कोई लॉजिक, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई इमोशंस, हम सबको झुठला देते हैं और गैसलाइट कर देते हैं। वहीं से अनहील्ड जनरेशंस शुरू होती हैं, वही हमको एंड करना है। तो स्टॉप प्लेइंग द चाइल्ड। जब आप ग्रो अप हो गए, एटलीस्ट जब आप निकल सकते हैं चंगुल से, जो आपके लिए ज़रूरी है वो करिए। और स्टॉप प्लेइंग द पेरेंट्स। पेरेंट को आपकी ज़रूरत नहीं है, इस पेरेंट को सिर्फ जो है अपनी जो मैनिपुलेशन हमेशा जारी रहे, अपना जो ड्रामा है वो जारी रहे, आपको उसको सप्लाई मिलता रहे, उसको नार्सिसिस्टिक फॉर्डर मिलता रहे, सिर्फ वही नीड है। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन लाइफ। अगर आप अपने आप को ट्रॉमा बॉन्डिंग में या को डिपेंडेंट पैटर्न में फील करते हैं उनके साथ, तो अगेन इन टॉपिक्स पे मैं वीडियोस में बात कर चुकी हूँ। रिकग्नाइज करिए, अगेन उस पॉइंट पे मैं जाके बोलूँगी, एजुकेट, रिकग्नाइज करिए कि ये पैटर्न्स को डिपेंडेंस के हैं आपके अंदर, ये ट्रॉमा बॉन्डिंग के हैं, या आपके पेरेंट्स से के जो आपकी एक्सपेक्टेशन है आपसे वो ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट कर रही है, वो को डिपेंडेंस इंकरेज करिए। तो वहीं पर उन पैटर्न्स को रोक दीजिए। एक्ट लाइक एन एडल्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो वो पैटर्न्स को ब्रेक करिए। और साथ ही में अगर आपको गिल्ट फील हो, क्योंकि बार बार हो सकता है गिल्ट फील हो, या आपके लिए नया प्रोसेस हो, आप इतने डीपली प्रोग्राम्ड हो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, जो पेरेंट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सक्सेस मिलती है, फिर आपको गिल्ट आता है, फिर आप मैनिपुलेशन में फंसने लगते हैं, फिर कोई रिश्तेदार बोलते हैं, या फिर आपके अंदर ही सेल्फ डाउट या गिल्ट आने लगता है, इसलिए आप वापस उस बिहेवियर की तरफ जाने लग जाते हैं। तो बार बार जब ऐसे गिल्ट आए या आपको सेल्फ डाउट आए कि शायद आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो हार्टलेस हो रहे हैं, क्रूअल हो रहे हैं, तो रिमाइंड करिए अपने आप को, स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ों का जब आपके पेरेंट ने आपको डीपली ट्रॉमेटाइज किया था, हर्ट किया था, फिजिकली या मेंटली या इमोशनली डिमीन किया था, अशेम्ड फील करवाया था, या आप रो रहे थे, वो पेरेंट आपकी बात नहीं समझ रहा था, आपको और हर्ट कर रहा था, ह्यूमिलेट कर रहा था, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो पेरेंट नहीं था। तो ऐसे डीपली हर्टिंग एक्सपीरियंसेस, या उसने आपको धोखा दिया, लेट डाउन किया, तो याद दिलाइए आप अपने आप को उस समय, सिर्फ विक्टिम मोड में मत रहिए, बट याद दिलाइए कि नहीं, गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। उस समय याद दिलाइए, ताकि यही याद जो है ये आपको पॉजिटिव तरह से फ्यूल करे। जैसे बोलते हैं ना, एंगर जो चैनलाइज करना है, अगर गुस्से को करना है चैनलाइज, तो उसको अपनी पावर बनने दीजिए, ठीक तरह पे चैनलाइज करिए, नेगेटिव तरह से चैनलाइज मत करिए बिल्कुल। अगर जब वो गिल्ट आए तो वो नेगेटिव जो इंसिडेंट्स हुए थे उन्हें पॉजिटिवली यूज़ करिए अपने आप को याद दिलाने के लिए, ताकि आप याद कर सकें कि आपने ये स्टेप क्यों लिया है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नार्सिसिस्टिक पेरेंट से दूर तो क्यों जा रहे हैं। And this also brings me to my next point, which is find ways to deal with anger. जी हाँ, बिल्कुल, एंगर, बहुत डीप सीटेड गुस्सा, ये ऑफन निशानी होता है इस अब्यूज़ का, इस ट्रोमेटिक अब्यूज़ का, जो बहुत बच्चों ने सहा होता है विद नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स। उनके अंदर बहुत एंगर होता है, डीप सीटेड, क्योंकि हम जब अपनी आवाज़ नहीं एक्सप्रेस कर पाए होते हैं थ्रू आउट ग्रोइंग अप, हमें हेल्दी वॉइस नहीं दी गई होती, हमें पार्टिसिपेशन का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, ऑथेंटिक होने का, खुल के जीने का मौका नहीं दिया गया होता, हमें सप्रेस किया होता है, प्रेस किया होता है, गिल्टी कराया होता है, अशेम्ड कराया होता है, हमने नार्सिसिस्टिक रेट सहा होता है, हम कमरों में सिमट के रहे होते हैं। जब ये सब होता है तो इंसान की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उसके अंदर बहुत गुस्सा होगा। तो अगर एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के चाइल्ड के अंदर ये गुस्सा होता है, तो नेचुरली बहुत बार रह के आएगा दैट एंगर, कि मेरा बचपन अगर ऐसा होता तो, जो नहीं था, अगर ठीक होते मेरे पेरेंट तो। वो एंगर अपने आप पे कि वो इस सिचुएशन में था, एंगर कि वो पेरेंट से उसको ये मिला, एंगर कि मैं अब ट्रॉमा, इतने सारे ट्रॉमा है, शायद मेरी पर्सनालिटी बेटर होती, और एंगर ऑफन ये भी कि मैंने रोक क्यों नहीं लगाई, या मैंने कुछ चेंज क्यों नहीं कर दिया इस पेरेंट को बदलने के लिए, या मैंने स्टैंड पहले क्यों नहीं लिया, बाद में क्यों लिया। ये सब किसी भी तरह का एंगर, लेकिन एंगर, द हर्ट, द बिट्रियल, द डिसअपॉइंटमेंट, वो सब एंगर जो भरा होता है, आपको एंगर से डील करने के हेल्दी तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो वो कोई भी तरीका आप ढूंढ सकते हैं। मेडिटेशन तो मैं बोलती हूँ नंबर 1 तरीका, कोई भी तरह की मेडिटेशन ढूंढ सकते हैं आप, जो आपके लिए, अगर आप ऑलरेडी मेडिटेटर नहीं है तो, अगर आप नए हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ढूंढ सकते हैं, जो आपको शुरुआत के लिए एक ऐसे जोन में धीरे धीरे ले जा सकती है, जहाँ पे आप अपने अंदर वर्क कर सकते हैं, अपने इमोशंस पे वर्क कर सकते हैं, जो आपको एक पीसफुल एरिया में ले जा सकती है। जब आप नेगेटिविटी से डील कर रहे होते हैं, नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव इमोशन से डील कर रहे होते हैं, तो किसी भी तरह की मेडिटेशन सीख सकते हैं, इनसाइट मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, मंत्रा मेडिटेशन, योग निद्रा इनफैक्ट आप कर सकते हैं। मैं योग निद्रा के वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, मैं यहाँ पे शेयर भी कर देती हूँ लिंक। तो योग निद्रा इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल वे
अपनी सबकॉन्शियस में काम करने के लिए, कोई भी नेगेटिव इमोशंस से डील करने के लिए, उन्हें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म और हील कर देने के लिए योग निद्रा, क्योंकि हमें सबकॉन्शियस स्टेट मिल जाती है, बहुत पावरफुल तरीका है और उतना ही रिलैक्सिंग भी तरीका है। और आप, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा डीप सीटेड एंगर है, तो आप थेरेपी का भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन फाइंड हेल्प विद अ गुड थेरेपिस्ट ऑन हाउ टू डील विद एंगर। यू कैन डू जर्नलिंग, यू कैन डू इनर चाइल्ड हीलिंग मेथड्स, बहुत सारे तरीके हैं। आपको कुछ मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे, कुछ आप रिसर्च कर सकते हैं, कुछ शायद आपको ऑलरेडी पता होंगे। तो वो उस एंगर को हील करने के, उसको डिनाई मत करिए, एक्नॉलेज करिए कि हाँ एंगर है और ये फील होगा, दैट्स अ ह्यूमन इमोशन बिकॉज ऑफ डीलिंग विद दिस एक्सपीरियंस। लेकिन उसको कैसे ठीक से डील करना है, हील करना है, रिलीज़ करना है, चैनलाइज करना है, उसके तरीके ढूंढिए। अपने आप को बिना गिल्टी फील करवाए, अपने आप से बिना सेल्फ डिस्ट्रक्ट या सेल्फ सैबोटेज किए बिना। नेक्स्ट पॉइंट, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो बिहेवियर है एक टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के बच्चों को और पूरी ज़िंदगी इफेक्ट करता है, उनकी जानकारी के बिना भी, और वो है स्टॉप सीकिंग द अटेंशन एंड अप्रूवल ऑफ योर नार्सिसिस्टिक पेरेंट। स्टॉप, जस्ट स्टॉप राइट नाउ। और ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि ऑफन ये एक टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी, जो नीड होती है कि जो पेरेंट है वो उसको अटेंशन दे, उसको प्यार दे। और वो अटेंशन और वो प्यार की नीड जो है एक बेसिक ह्यूमन नीड होती है कि प्यार मिले, वो कुछ करे तो सब शाबाशी मिले, उनको अप्रूवल मिले पेरेंट का, थम्स अप मिले, या पेरेंट की एडमिरेशन मिले, या प्रेज मिले, या अप्रिसिएशन मिले। तो ये ह्यूमन नीड होती है। तो बच्चे की तो नीड ये सबसे ज़्यादा होती है कि सबसे पहला जो उसका ह्यूमन कॉन्टैक्ट है, जिसके अंडर वो ग्रो अप हो रहा है, जो उसको नरिश करता है, नर्चर करता है, जिसके अंडर वो है रहता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, उससे उसको ये सारी चीज़ें जो हैं मिले, और उसके ये वाले इमोशंस जो है, ये इमोशनल फुलफिलमेंट की जो नीड है वो पूरी हो। लेकिन नार्सिसिस्ट के बच्चे को क्योंकि अप्रूवल, अटेंशन, एडमिरेशन हेल्दी तरीके से, हेल्दी क्वांटिटीज़ में मिलता ही नहीं है, इसलिए ऑफन ये बच्चे बहुत स्टार्व्ड ग्रो अप होते हैं। और ऑफन अपनी पूरी लाइफ में, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये जो लैक की सेंस है, लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ अप्रूवल, और इसके साथ जो अनवर्दीनेस, जो लो सेल्फ एस्टीम, ये जो बिहेवियर होता है वो कनेक्टेड होता है, ये कैरी करते हैं। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करिए अपने अंदर कि कहाँ कहाँ अभी भी वो चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ आप में अभी भी वो इंस्टिंक्ट है बिहेवियर करने का, या वो ऐसे एक्शन करने का, ऐसी बात करने का, जिसका कारण ये है कि आप उस पेरेंट का अप्रूवल सीख कर रहे हैं कि ऐसा बोलने से, ऐसी बात करने से, ऐसी ये मेरिट लेने से मेरे पेरेंट की अटेंशन मुझ पे आएगी, या उसको खुशी मिलेगी, या मुझे तो बल्कि प्रेज़ मिलेगी, या वाहवाही मिलेगी, मेरे पेरेंट को मैं प्राइड फील करवाना चाहता हूँ। तो ये नीड्स बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि ये कितना जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लूप है। ऐसा कुछ कर दूँ जिससे मुझे वो जो टेंशन नहीं मिलती है वो मिले, अटेंशन जिससे इतना प्यार और अप्रूवल नहीं मिलता है वो मिले, और कंसिस्टेंटली मिले। लेकिन अगर मिलेगा भी तो 2 पल का मेहमान होगा। जैसे ही वो पेरेंट का नेक्स्ट मूड आएगा, नेक्स्ट उसके नार्सिसिस्टिक फ्यूल के हिसाब से जो नीड आएगी, नेक्स्ट मैनिपुलेशन की नीड आएगी, वो वैसे ही आपको वैसे ही डिसमिस कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, इग्नोर कर देगा, शेम कर देगा, ह्यूमिलेट कर देगा, आपके अचीवमेंट्स को बिलिटल कर देगा और आपको बर्खास्त कर देगा। तो आप फिर वही अटेंशन में लूप में फंसे रहेंगे कि काश ऐसा कोई समय आएगा। सबसे इसकी जो डिफ़िकल्ट बात है वो ये है कि ऑफन आपको पता ही नहीं होता है, आप ये रिकग्नाइज़ ही नहीं कर रहे होते हैं कि जो आप ये बिहेवियर कर रहे हैं, जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप उनसे शेयर करना चाह रहे हैं, जो आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, शायद कहीं और स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस में, या इतने बड़े होकर भी किसी लेवल पर, वो आप इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि आप अपने पेरेंट का अप्रूवल सीख कर रहे हैं कि ऐसा करने से जो आपको कभी नहीं मिला, शायद वैसा करने से, शायद अब तो, शायद इस स्टेज पे तो, शायद इस अचीवमेंट से तो, ये तो बहुत बड़ी है, शायद इस कारण से तो आपको वो अप्रूवल, वो फुल ब्लोन अप्रूवल, प्यार, प्रेज मिलेगा और अच्छे से मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये बहुत सैड चीज़ है। तो वो आपका जो रिस्पॉन्स है वो अनहील्ड, वो एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, जो एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ ग्रो अप होने की लेगेसी है, उसका साइड इफ़ेक्ट है। तो उसको एंड करिए अभी के अभी। वो नीड आपकी कि आपको किसी भी तरह से कुछ भी करके, कुछ भी बोल के, कुछ भी जता के, कुछ भी दिखा के, आपको एक कोई भी बिहेवियर इसलिए करना है कि उससे आपका नार्सिसिस्टिक पेरेंट खुश होगा। अगर आप स्केपगोटेड चाइल्ड हैं तो आपको वो अटेंशन मिलेगी जो वो पेरेंट गोल्डन चाइल्ड को देता है, आपकी वो पोजीशन हो जाएगी जो गोल्डन चाइल्ड की, आप स्विच कर पाएंगे। ऐसा कुछ मत करिए।
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एंडलेस गेम है, ये मरते दम तक ख़त्म नहीं होगा और इसमें विक्टिम सिर्फ़ और सिर्फ़ आप होंगी या कोई भी वो जना जो ये सोचता है कि उसे कुछ करना है जिससे नार्सिसिस्टिक पेरेंट खुश हो जाए। वो उन लोगों के साथ रखिए वो जो आपको वाक़ई में प्यार करते हैं, आपकी ज़िंदगी का वाक़ई में एक मीनिंगफुल हिस्सा है, जिनके लिए आप एक नार्सिसिस्टिक फ्यूल या सप्लाई नहीं हैं, आज है कल नहीं। आज ज़रूरत है कल नहीं। ये पेरेंट्स से मुझे अटेंशन मिलेगी, जिस दिन अप्रूवल मिलेगा उस दिन लाइफ मीनिंगफुल लगेगी, उस दिन यू वुड हैव रीच, उस दिन आपकी अकम्पलिशमेंट हो जाएगी, कितनी भी पेनफुल हो। टेल योरसेल्फ कि ये आपके जीने का पर्पस नहीं है और आपको कुछ प्रूव नहीं करना, और जितनी जल्दी ये करेंगे उतनी जल्दी आपकी हीलिंग की जर्नी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और इसी नीड से जुड़ी होती है एक परफेक्शनिस्ट होने की नीड भी, जो भी हमारी एक सबकॉन्शियस नीड होती है, किसी ना किसी तरह से या किसी ना किसी डिपार्टमेंट में या फिर एक ओवरऑल पर्सनालिटी के तहत बहुत परफेक्शनिस्ट से इंडिविजुअल्स हो जाते हैं। और हमें चाहे कुछ भी सिखाए हो, परफेक्शनिस्ट जो होना है ये हेल्दी ट्रेट बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसकी रूट वो होती है कि हम इनएडिक्वेट हैं, हम कंप्लीट नहीं हैं। हमें अटेंशन, हमें अप्रूव, हमें वर्दीनेस तभी मिलेगी जब हम कोई चीज़ बहुत ही परफेक्शन से हम स्ट्रेच कर दें अपनी लिमिट्स, क्योंकि हम किसी भी तरह से वीक नहीं दिखने चाहिए, इनएडिक्वेट नहीं दिखनी चाहिए। उस तरह से हम स्टैंडर्ड्स इतने हाई करते जाते हैं कि हमारा कुछ वल्नरेबल साइड, कोई नॉर्मल ह्यूमन साइड, कोई लेसर साइड नहीं दिखे। अगर हमारा कुछ साइड दिखे तो वो कंप्लीटेड होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्शनिज्म। तो ये नीड एक अनहील्ड इमोशन से ऑफन क्रिएट होती है, और ऑफन ये इमोशन नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स से आता है इन केस ऑफ चिल्ड्रन हु हैव लिव्ड विद नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, क्योंकि उनकी अगेन पेरेंट कैसे, क्योंकि पेरेंट वो कभी खुश हुआ ही नहीं, उनसे पूरी ज़िंदगी वो शेम्ड होते आए हैं, गिल्टी फील करवाया गया, उन्हें अनवर्दी फील कराया है, उन्हें अब्यूज़ मिली है, वर्बल अब्यूज़ मिली है, गालियाँ मिली हैं, उन्हें ह्यूमिलेट किया गया है। तो वो नीड की वी आर नॉट गुड इनफ, तो हम क्या कर दें, हम परफेक्ट शायद होंगे, हम ये काम परफेक्टली कर दें, इससे पेरेंट खुश होगा, इससे तो ये वहीं से आता है। यू शुड लेट गो, थोड़ा सा ब्रीथ ईजी, इतने परफेक्शन पे ध्यान मत दीजिए। ज़िंदगी में जीने में और खुशी लेने में जो लम्हे उन पे ज़्यादा वो दीजिए। इतना परफेक्शनिस्ट पे वो मत करिए कि आपकी ज़िंदगी से वो कुछ लिए जा रहा है, आपकी जीने की काबिलियत को, स्पॉन्टेनिटी को, क्रिएटिविटी को ख़राब करेगा। तो परफेक्शनिस्ट होने की जो अगर एक्सेसिव नीड आपके अंदर है, एक्सेसिव जगहों पे, एक्सेसिव एस्पेक्ट्स में, तो उसको प्लीज़ वॉच करिए। एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ एज बीइंग इम्परफेक्ट एंड टेल योर सेल्फ, अपने आप को बोलिए कि आप यहाँ परफेक्शन लेने नहीं आए हैं, किसी को प्रूव करने खुद को या किसी और को कि आप परफेक्ट हैं नहीं आए हैं, क्योंकि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। भगवान की क्रिएशन ही जो है, उसकी ब्यूटी जो है वो छोटी छोटी इम्परफेक्शंस में है। वो सब ग्रो होने आए हैं, एक्सपैंड करने आए हैं, कॉन्शियसनेस के साथ और जुड़ने आए हैं, अपना ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ ढूंढने आए हैं। वो ऑथेंटिक सेल्फ की तरफ जर्नी करिए। परफेक्शनिज्म की जो जर्नी है वो ऑथेंटिक सेल्फ से दूर की जर्नी है, बल्कि वो उससे विपरीत जर्नी है। सेल्फ लव, जैसे मैंने एंगर की बात की थी कि एंगर को रिलीज, हील, चैनल करने के लिए तरीके ढूंढिए अलग अलग, चाहे मेडिटेशन हो या कोई और तरीके, इंक्लूडिंग किक बॉक्सिंग या कोई भी तरीके जिससे आपको रिलीज की फीलिंग मिलती है। वैसे ही लव, सेल्फ लव इंकल्केट करने के तरीके ढूंढिए, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो या कोई भी और तरीके के थ्रू, सम होलिस्टिक हीलिंग मेथड, चाहे वो एनर्जी वर्क हो या किसी भी और तरीके से जो आपकी जो ट्रू अंदर जो आपके ट्रॉमास हैं, जो एनर्जी बॉडी में ट्रॉमास हैं, जो आपके सेल मेमोरीज में ट्रॉमास हैं, जो लैक ऑफ लव की फीलिंग है, क्योंकि पेरेंट ने आपके अंदर इतना लैक ऑफ लव क्रिएट किया है, आपको लव की फीलिंग नहीं मिली है, तो आप खुद भी यू लिव इन अ लैक ऑफ सेल्फ लव डीप इनसाइड। तो आपको वो लव से कनेक्ट होना है, क्योंकि वो आपकी हीलिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। क्योंकि ऑफन जो अनवर्दीनेस के जो कोर होती है, अनवर्दीनेस, लो सेल्फ स्टीम आफ्टर लिविंग विद द नार्सिसिस्टिक पेरेंट, वो क्योंकि आप खुद को वर्दी नहीं समझते। जो वर्दी नहीं खुद को समझता वो सेल्फ लव कैसे करेगा? अपने आप को भगवान की आंखों से देखना, बोलते हैं ना, सीइंग योर सेल्फ विद आईज ऑफ गॉड। गॉड क्या आपको जजमेंट से देखता है? एक नार्सिसिस्ट की आंखों से नहीं, एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट की आंखों से नहीं, उन आंखों से अपने आप को देखना सीखिए। वो जो ब्लॉक्ड है ना चैनल जहाँ से सेल्फ लव आता है, जिस पे ब्लॉकेज की हुई है, उस ब्लॉकेज को खोली ताकि वो इतना लव जो है इंक्रीज हो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जिसके पर मैं काफ़ी बातें करती हूँ, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जर्नलिंग या फिर थेरेपी या कोई भी और तरीका आपको सही लगे। तो अब जैसे भी हो, सेल्फ लव, कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड को प्यार चाहिए, उसको प्यार नहीं मिला, वो हर्ट है।
तो तरीके ढूंढिए एंड कनेक्ट विद दैट कोर ऑफ सेल्फ लव जो आपका राइट है, क्योंकि वो जब सेल्फ लव की फीलिंग धीरे धीरे आने लगेगी ना, और सेल्फ लोदिंग या सेल्फ हर्ट या अनवर्दीनेस और लैक ऑफ सेल्फ लव या अपने लिए डीप अनफॉरगिवनेस कि मैं शायद ऐसा था, मैं डिजर्व नहीं करता था, वो जब फीलिंग्स हील होने लगेगी ना और सेल्फ लव वापस आने लगेगा, तो आप देखेंगे ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें हील होने लगेगी। आपको बहुत सारे तानुबानों में वो हेल्दी जो टच है, नर्चर टच, आपको हीलिंग फील होने लगेगी बहुत सारी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस गेट्स मी टू वन ऑफ माई फाइनल पॉइंट्स, जो है थेरेपी। थेरेपी की एक अपनी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत वैलिड जगह है, जिससे वी कैन नॉट टेक अवे। आप में इतनी काबिलियत है कि आप ये सब सारी चीज़ें ये करके हील्ड फील करने लगे, आप ट्रांसफॉर्म होने लगे, तो ये तो दिस इज़ वर्किंग फॉर यू, तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। लेकिन इसके बावजूद भी, इसके साथ भी, या फिर अगर आपको लगे ये चीज़ें आपके लिए, आपके पास इतना ट्रॉमा है, इतना अनहील्ड सेल्फ है, या आपने इतना अब्यूज़ सहा है, या अभी भी चल रहा है, पेरेंट के साथ टच में है, उसके साथ रहते हैं, कि आप अकेले नहीं कोप कर पाएंगे और आप नहीं कर पा रहे हैं और आप पे इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है कि आप अकेले वो सारे जर्नी, सारे स्टेप्स ले लें, आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ लुक फॉर केपेबल नार्सिसिस्टिक अवेयर काउंसलर। ये थेरेपी आपके पेरेंट के लिए नहीं है, प्लीज़ टू रिमाइंड यू वंस अगेन, ये हीलिंग आपके लिए है। आप किन चीज़ों से गुजरे हैं, आपके अंदर क्या ड्रामा है, आपने क्या साइड इफेक्ट्स फेस करे हैं, आप अभी भी क्या फेस कर रहे हैं एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के इम्पैक्ट की वजह से, चाहे आप उनके टच में है या नहीं है। टू गेट यू स्टार्टेड, किक स्टार्टेड किसी केपेबल, कंपैशनेट, अवेयर, स्किल्ड थेरेपिस्ट की गाइडेंस के अंदर, तो वो थेरेपी सीख ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कि आप उसके बिना नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट आपको लगता है थोड़े टाइम के लिए वो आपको किक स्टार्ट कर देगी, आपको इस जर्नी के एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा देगी जहाँ पे फिर आप अपनी रेंज खुद अपने हाथ में ले सकते हैं, वहाँ से आप कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी नीड है तो आप ज़रूर इस तरह की थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करिए, या फिर आप अगेन जैसे मैंने बोला था किसी एनजीओ से कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको इस तरह के इंडिविजुअल से, जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के लिए हेल्प करते हों और आपकी हीलिंग जर्नी शुरू करवा सकें, उससे आपको रेफ़र कर सकेंगे। और फाइनली मैं जिस पॉइंट की तरफ आऊँगी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, शायद फिज़िकली नहीं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि हर चीज़ का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल रीज़न होता है, तो ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब आप बाकी सारे पॉइंट समझ चुके हैं तो, और वो है स्पिरिचुअल लेसन। ये जो भी आपके साथ हुआ है, ये जो भी आपने जर्नी करी है, जो भी सहा है, एक्सपीरियंस किया है एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ या कर रहे हैं, जब आप बाकी सारी चीज़ें समझ गए हैं तो आप समझिए कि हर चीज़ का एक स्पिरिचुअल रीज़न होता है, और आपके साथ की हुआ, आपने शायद सोल लेवल पे नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स को चूज़ किया था, तो कोई रीज़न होगा, कोई सोल लेसन तो डेफिनेटली होगा। चाहे आपको वो सोल लेसन अभी समझ आ रहा है इस पॉइंट पे या नहीं समझ आ रहा है, मैंने ये स्पिरिचुअल रीज़न की बात अपने नार्सिसिज्म के कार्मिक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव वाले वीडियो में भी बात की है, वो समझिए और इसको अपना लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स की तरह ट्रीट करिए। जिसका मतलब, और ये बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नार्सिसिस्ट के बिहेवियर को एक्सेप्ट करिए, इनेबल करिए, खुद को गिल्टी फील करिए, बोलिए कि मुझे सहते जाना है क्योंकि स्पिरिचुअली मैंने चूज़ किया है, स्पिरिचुअल रीज़न है, इसलिए मुझे जितना मर्जी हर्ट मिले, अब्यूज़ में मिले, मुझे तो कंपैशन ही दिखाना है, मुझे तो थप्पड़ ही खाने हैं, एक गाल पे पड़े तो दूसरा आगे करना है। नहीं, नार्सिसिस्ट से अनफॉर्चुनेटली डील करने का ये तरीका नहीं होता। हाँ, आपके पास इतनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, इतने हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता ऐसा करने से, लेकिन जो सेम तरीका होता है वो यही होता है जो आपको सब अभी तक बताए हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। वो लेसन जो आपको मिला है, वो लेसन का कोई स्पिरिचुअल रीज़न है, ये एक्सेप्टेंस के साथ ये समझिए कि अब आपने वो रीज़न समझ लिया है, वो रीज़न आपने समझ लिया है, और अब आपको वो लेसन रिपीट नहीं करना। आपको अपनी खोई हुई लाइट, खोई हुई सेल्फ वर्थ, खोई हुई सेल्फ एस्टीम, खोया हुआ सेल्फ लव, ये सारा जो है वापस लाना है, हील करना है। वो आपकी जर्नी का स्पिरिचुअल लेसन का नेक्स्ट पार्ट है। जो भी रीज़न के लिए आपको वो लेसन मिला था, जो भी एक्सपीरियंसेस से आपने गुजरना था, मन में थैंक कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर वट एवर आई वॉज मेंट टू अंडरस्टैंड। जो भी मेरे रीजंस थे, आप बोल सकते हैं कि हेल्प मी नाउ फॉर एक्सेप्टिंग दिस फुली एंड फाइंडिंग माई हीलिंग एंड गाइड मी टू द स्टेप। मुझे अब गाइड करें कि मेरे स्टेप्स क्या हैं जिससे अब मेरी रोशनी वापस आए, मैं अपनी ज़िंदगी की जो मेरी पावर है खोई, मैं वापस ले सकूं। आप समझ गए, शायद वहीं आपका लेसन का एंड है। आपने रिकॉग्नाइज कर दिया, शायद वहीं एंड है। आपने बाउंड्रीज बनानी शुरू कर दी, शायद वही लेसन था कि अब आप बाउंड्री बनाएंगे। अब आप किसी पे डिपेंडेंट हुए बिना अपना वर्थ ढूंढेंगे। अब आप ट्रॉमा से निकलने के लिए और अपनी पावर वापस करने के लिए, और जो आप बनने आए हैं वो बन पाने के टूल्स अपने पास ले पाएंगे। अब आप
लाइफ में जो सही लोग हैं, जो आपके वर्दी हैं, जो हील्ड ह्यूमन बींग्स हैं, जिनकी लाइफ आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ की वैल्यू एडिशन आप में होती है, अब वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो कोई भी लेसन हो सकता है कि अब, लेकिन वो लेसन शुरू होगा जब आप रिकग्नाइज करेंगे कि हाँ दिस स्टॉप्स हियर। तो शायद आपने वो लेसन सीख लिया, द मोमेंट आपने रिकग्नाइज किया, अवेयरनेस आई, स्टेप लेने का डिसीजन लिया, आपका वो लेसन रुक गया, आपने लेसन सीख लिया। ये हुआ, उसके लिए मैं खुद को ब्लेम नहीं करता, लेकिन ये मेरे लाइफ पार्ट होगा। लेकिन अब बिगेस्ट सोल लेसन, शायद एक बड़ा सोल लेसन था, लेकिन रिमेंबर, याद रखिए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कबाला की वीडियो में बोला था, जो ऑफन बड़े बड़े रेजिस्टेंस के ऐसे टेस्ट्स आते हैं, चैलेंजेस बड़े, इतने बड़े बड़े, उसके अंदर लाइट भी उतनी ही छुपी होती है। तो जब आपने समझ लिया, तो अब जो आपके लिए ठीक है वो करना भी आपके लेसन का उतना ही पार्ट है। अगर आप ठीक जो है वो नहीं कर रहे और विक्टिम मोड में ही रहते जा रहे, तो आप लेसन नहीं सीख रहे हैं। ये लोगों की बहुत ऑफन गलतफहमी होती है कि लेसन है ना तो हम सहते जाएंगे, तो नहीं। स्पिरिचुअल लेसन ये था, और अब स्पिरिचुअल लेसन का नेक्स्ट पार्ट है कि अब उससे आप हीलिंग कैसे मिलेंगे और नए इंसान कैसे बनेंगे। लेसन कंप्लीटेड। तो याद रखिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको चीज़ सिखाने आई होती है वो आपको बेहतरी की तरफ ही ले जाने आई होती है। कोई लेसन ऐसा नहीं होता जो एंड होता है कि आप अब्यूज़ड ही रहेंगे, बेचारे ही रहेंगे, ट्रॉमेटाइज ही रहेंगे। लेसन का अंत हमेशा ऐसे होता है, ज़रिया जो भी हो। और जब आप ऐसा करेंगे तो स्टेप्स बढ़ाने शुरू करेंगे, स्पिरिचुअली एक्सेप्टेंस करेंगे, आगे अपने आप को चेंज करने की पूरी इंटेंशन रखेंगे, बेबी स्टेप से शुरू होंगे, अपनी लाइट वापस लाने की कमिटमेंट रखेंगे, तो आप देखेंगे कि यूनिवर्स भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज, हो सकता है ये वीडियो भी उन रिसोर्सेज में से हो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे फेलो एक्सपीरियंस जिन्होंने ऐसे एक्सपीरियंस किए हों, बहुत सारे इस तरह के कॉन्टैक्ट्स, या अंदर से भी बहुत स्ट्रेंथ के थ्रू रिसोर्स, स्ट्रेंथ, आपकी कमिटमेंट, बहुत सारे तरह से ऐसे आपकी हेल्प यूनिवर्स भी करने लग जाते हैं। बहुत चैनल्स खुल जाएंगे। मैं विजडम देने की कोशिश कर रही हूँ बेसिकली इन्फॉर्मेशन की थ्रू। वो विजडम को आप कैसे इंटरनलाइज करते हैं और उसको फिर कैसे इस्तेमाल करना है, वो कैसे करना है, किस रूप में, किस तरह से, आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस में, वो आपका काम है, वो आपके लिए मैं नहीं कर सकती। मैं और कंटेंट बनाती रहूँगी नार्सिसिज्म पे भी, और बहुत सारे अलग अलग हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे भी, और अलग स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे भी, जिस जैसे मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल इफ़ इट हेल्प्स यू। टेक केयर एंड विल मीट सून अगेन।